Hello everyone, I am Sharmila and welcome to Simplest Biology Hub. Today we are going to discuss about enzyme. It is a part of biomolecules class 11th. It is the last part of the biomolecules. इसके बाद बस एक ATP का छोटा सा स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे. बट एंजाइम अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है बेटा. तो अब हम इस वीडियो में सिर्फ हम एंजाइम का स्ट्रक्चर, उसके रिलेटेड थ्योरी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंजाइम एंड इनहिबिटर एक्शन जो है एंजाइम की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है. अगर एक साथ वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा और लेंदी हो जाएगा. सो व्हाट आर एंजाइम्स? The biocatalysts are proteinous in nature, which increases the rate of biochemical reaction. There are lots of the biochemical reaction takes place in our body every day, every time. एंड हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है. सो एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट. बायोकैटलिस्ट क्यों? कि कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज करता है बायोलॉजिकल रिएक्शन में. एंड दीज आर द प्रोटीनियस इन नेचर. दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन. प्रोटीनियस इन नेचर means all enzymes are the part of proteins or all enzymes are made up of protein, but all proteins are not an enzyme. ये हमें थोड़ा सा फिक्स रखना है दिमाग में कि सभी के सभी एंजाइम प्रोटीन के बने रहते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रोटीन एंजाइम की तरह एक्ट करें. सो व्हाट the term is explained by W. Kunney in 1878. मीन्स एंजाइम का जो डिस्कवरी किया था कि एंजाइम नाम का ऐसा भी कुछ मटेरियल होता है जो केमिकल रिएक्शंस में यूटिलाइज किया जाता है, और उसके द्वारा केमिकल रिएक्शंस का रेट हम इजीली इंक्रीज कर सकते हैं. मीन्स जो रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 20 मिनट का समय लग रहा है, वो रिएक्शन आपका विदिन 2 to 3 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी अगर हमने एज ए कैटलिस्ट उसके अंदर यूज़ किया तो. ये टर्मिनोलॉजी रखी थी W. कुन्ने के द्वारा इन 1878. बट उनने टर्मिनोलॉजी तो रख दी, बट उनने एंजाइम को तो एक्सट्रैक्ट नहीं किया. ऐसा कुछ तो भी मटेरियल है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, बट एक्चुअली वो कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, ये उनके द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया. तो 1907 में एडवर्ड बचनर के द्वारा पहला एंजाइम आइसोलेट किया गया, एक्सट्रैक्टेड किया गया, एंड द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज झाइमेज. एंड एक्सट्रैक्ट हुआ ईस्ट सेल के बॉडी में से या ईस्ट सेल में से. ईस्ट क्या है बेटा? फंगी है आपकी, यूनिसेलुलर फंगी. तो यूनिसेलुलर फंगी की बॉडी में से झाइमेज नाम का एंजाइम एक्सट्रैक्टेड किया गया. मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ पैटर्न क्वेश्चन बनता है, विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम एक्सट्रैक्टेड. सो द फर्स्ट एंजाइम एक्सट्रैक्टेड इज झाइमेज. कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया? ईस्ट सेल के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया. तो एंजाइम्स के टाइप्स क्या होते हैं? एंजाइम्स के पोजिशन के ऊपर 2 टाइप्स होते हैं, है ना. ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड फंक्शन. उसका क्या पोजीशन है और फंक्शन है, उसके बेसिस पे हमने उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज्ड किया. एक तो है इंट्रासेल्यूलर, एंजाइम एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम. ये पोजीशन के बेसिस पे. इंट्रासेल्यूलर ऑब्वियसली इंट्रा है मीन्स इनसाइड द सेल होगा, इनसाइड द सेल. ये फॉर्मेशन भी इनसाइड द सेल होता है, फंक्शनिंग भी इनसाइड द सेल करता है. इनसाइड द सेल क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. तो सेल ऑर्गेनल्स के पास जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसके लिए जो एंजाइम्स लगते हैं वो एंजाइम्स सेल के अंदर ही बनाए जाते हैं एंड सेल के अंदर ही उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है. दैट्स वाई दैट एंजाइम वी कॉल द इंट्रासेलुलर एंजाइम और इंट्राजीनियस एंजाइम. कौन से है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास रिएक्शंस होती है. ओके. देन क्लोरोप्लास्ट इन केस ऑफ प्लांट बॉडी, इनके पास जो पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म है, इनके पास जो एंजाइम पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं, ऑल दिस एंजाइम आर द इंट्रासेलुलर एंजाइम, क्योंकि बनाए भी वही जाते हैं, वर्क भी वही करते, फंक्शनिंग भी वही करते. सो व्हाट अबाउट द एक्स्ट्रा सेलुलर? ऑब्वियसली ये अंदर ये वर्क करते तो ये बाहर वर्क करेंगे, मीन्स आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल. तो इसमें क्या आएंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम. डाइजेस्टिव एंजाइम या हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो एंजाइम बनाए जाते हैं दे आर आल्सो आउटसाइड द वर्क आपका करते हैं. जैसे पैंक्रियाज आपका बना रहा है, ट्रिप्सिन बना रहा है, पेप्सिन बना रहा है, बना पैंक्रियाज रहा है, बट वर्क कहाँ कर रहा है? डिओडिनम में आके वर्क कर रहा है, आउटसाइड द सेल. तो ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर कहलाएगा. एलिमेंट्री कैनाल में जो एंजाइम बन रहे हैं आपके लीवर के द्वारा जो बनाए जाते हैं उसको डिओडिनम में रिलीज़ किया जाता है. आपका स्टमक के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो स्टमक के अंदर या फिर डिओडिनम में रिलीज़ की जाती है. वो सब आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वर्क करते, मतलब सेल के बाहर वर्क करते. दैट्स वाई दैट एंजाइम वी कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम. बनते कहीं और है, फंक्शन कहीं और करते.
मतलब इनकी जो पोजीशन है एंड फंक्शन है, इनके बेसिस पे हमने उसको कैटेगराइज किया है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। ओके, हमने ये तो देख लिया कि एंजाइम प्रोटीन का बना है, बट एक्चुअली प्रोटीन का किस तरह से बना है वो भी देख लेते हैं बेटा। एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हैं जो एंजाइम को बनाती है। ओके, तो एंजाइम में दो पार्ट होते हैं बेटा आपके। एंजाइम दो चीज़ों से बना है, एक चीज़ जो है प्रोटीन पार्ट है और दूसरा है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो क्या पूरा एंजाइम प्रोटीन का नहीं बना? नहीं, प्रोटीन एंजाइम का कुछ पार्ट प्रोटीन से बना है, कुछ पार्ट नॉन प्रोटीन है। तो प्रोटीन वाले पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट इसे कहा जाता है कोफैक्टर। इसे कहा जाएगा एपो एंजाइम, इसे कहा जाएगा कोफैक्टर। बट कोफैक्टर दो तरह के होते हैं। कोफैक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है को एंजाइम। को एंजाइम क्या है? लूजली अटैच टू द एपो एंजाइम, तो वो कहलाएगा को एंजाइम। एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये कैसा है? ये फर्मली अटैच है, बहुत पक्का चिपका हुआ है, बहुत टाइटली अटैच है। अगर एपो एंजाइम के साथ टाइटली अटैच है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एपो एंजाइम के साथ लूजली अटैच है को एंजाइम, तो वो नॉन प्रोटीन पार्ट कहलाता है। तो एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट combinedly we called होलो एंजाइम। एपो एंजाइम जो प्रोटीनस पार्ट है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है, इसको कंबाइनली हम कहेंगे होलो एंजाइम। तो दिखता कैसा है? ये एंजाइम है सपोज आपका, जिसे हमने एपो एंजाइम कहा। ये एपो एंजाइम, इसके बीच का एक छोटा सा पार्ट है जो नॉन एंजाइमेटिक पार्ट है, ये वाला है वो नॉन एंजाइमेटिक पार्ट। अगर ये दोनों, ये वाला पार्ट इसके अंदर मैंने फिक्स कर दिया, ये जो छेद है इसके अंदर इसको फिक्स कर दिया, तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो दिस इज़ द एपो एंजाइम, दिस इज़ द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड दिस इज़ द होलो एंजाइम। दोनों का मिक्स होने के बाद क्या बनेगा? दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद जो बनेगा होलो एंजाइम। और इस तरह से वर्क आपका करना स्टार्ट करेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर वर्क कर रहा है, इंट्रा सेलुलर वर्क कर रहा है, डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर एंड डिपेंड ऑन द पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ द एंजाइम, उसके बेसिस पे वो डिपेंड करता है। सो आपकी एंजाइमेटिक जो एक्शन है बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान, किस तरह से एंजाइम आपका रिएक्टेंट के साथ अटैच हो जाता है, किस तरह से वो प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करता है, किस तरह से अलग अलग करता है, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, इस बेसिस पे साइंटिस्ट के द्वारा दो थ्योरी रखी गई है एंड उसी थ्योरी को हम बोलते हैं एंजाइम एक्शन और एंजाइम मैकेनिज्म। तो हम उस थ्योरी के बारे में बात करेंगे बेटा अभी। सो कौन सी थ्योरी है? द फर्स्ट थ्योरी इज द लॉक एंड की थ्योरी, एंजाइम मैकेनिज्म, और दैट वी आल्सो कॉल द एंजाइम एक्शन। दो थ्योरी है, फर्स्ट थ्योरी है उसमें की लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी इमीन फिशर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। इनने लॉक एंड की थ्योरी दी थी। इनके अनुसार आपका जो सबस्ट्रेट है वो एक लॉक है, सपोज ये लॉक है, दैट वी कॉल्ड सबस्ट्रेट। जिस सबस्ट्रेट इज़ नथिंग बट द रिएक्टेंट, जिस रिएक्टेंट को मुझे ब्रेक डाउन करना है, तो ये एक लॉक की तरह है। और हमें पता है कि पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर ही चाबी लगती है। कोई भी चाबी कोई भी ताले के साथ हम जॉइन नहीं कर सकते, किसी भी चाबी से कोई भी ताला नहीं खोल सकते। वैसे पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें पर्टिकुलर की लगेगी, और पर्टिकुलर की कौन सी होगी? पर्टिकुलर की वो होगी एंजाइम। वो पर्टिकुलर की क्या होगी? पर्टिकुलर एंजाइम। मतलब पर्टिकुलर चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए मुझे अमाइलेज एंजाइम चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इज द सबस्ट्रेट, अमाइलेज इज द की, मीन्स ये लॉक हो गया, ये की हो गया, और ये दोनों कंबाइन होगा तो ये क्या बनेगा? ये दोनों इसके अंदर फिट हो जाएगा, तो ये आपका बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस तरह का कॉम्प्लेक्स होने के बाद एक्शन हो रही, मीन्स एक्शन इज गोइंग ऑन। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, रिएक्शन चल रही है, सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम का एक्शन चल रही है। उसने बनाया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद ये आपका की अलग हो जाएगी, ये की अलग हो जाएगी, और ये जो लॉक है वो लॉक को वो ओपन कर देगी। ये क्या होगा फिर आपका? ये होगा प्रोडक्ट। मीन्स ये था रिएक्टेंट ने एंजाइम के साथ एक्शन की, और एंजाइम ने उसको ब्रेक डाउन करने के बाद बना हमें प्रोडक्ट। तो पर्टिकुलर रिएक्टेंट को रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए पर्टिकुलर टाइप की ही की लगती है, मीन्स पर्टिकुलर टाइप का ही एंजाइम लगता है। दिस
इज एक्सप्लेन इन लॉक एंड थ्योरी मैकेनिज्म। ये लॉक एंड थ्योरी मैकेनिज्म में ईमेल फिशर के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। तो ये एक मैकेनिज्म है एंजाइम एक्शन का। बट ये वाला जो मैकेनिज्म है सभी के बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए लागू नहीं होता। कुछ कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा सब्सट्रेट या एक से ज़्यादा एंजाइम का यूटिलाइजेशन होता है, और कुछ कुछ रिएक्शन में एक ही एंजाइम 3-4 सब्सट्रेट को ब्रेक डाउन कर सकता है। मीन्स ये जो पर्टिकुलर सब्सट्रेट के लिए पर्टिकुलर ही एंजाइम चाहिए, ये जो कंसेप्ट रखा गया था ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो इसको मॉडिफाइड करके सेकंड थ्योरी रखी गई, एंड दैट इज द इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ओके, सेकंड थ्योरी जो है हमारी लॉक एंड की थ्योरी का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, जिसे कहा जाता है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में क्या कहा गया, क्या जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट के पास 2 जोन रहते हैं, मतलब 2 साइट रहती है। एक साइट कहलाती है कैटालिटिक साइट, ऐसी साइट जहाँ पे कैटलिस्ट आके जुड़ जाएगा, एंजाइम आके जुड़ जाएगा, और दूसरी साइट कहलाती है सबस्ट्रेट साइट। दूसरी साइट कहलाती है सबस्ट्रेट साइट, या हम उसे बोलते हैं बटरिंग साइट। तो क्या होगा, सपोज ये एंजाइम है, ओके, ये एंजाइम के साथ ये है, सॉरी थोड़ा सा इजी बनाते हैं। ये एंजाइम की 2 साइट है, ये वाली जो साइट है, ये वाली साइट, ये है कैटालिटिक साइट, और ये जो है ये बटरिंग साइट है। और सबस्ट्रेट सपोज हमारे पास ये 2 सबस्ट्रेट हैं। तो कैटालिटिक साइट एक ही होने की वजह से ऑब्वियसली यहाँ पे वो बाइंड होना चाहिए सबस्ट्रेट, बट सबस्ट्रेट तो हमारे पास 2 है, तो हम कैटालिटिक साइट को कैसे बाइंड कर पाएंगे। तो क्या हो जाता है, ये साइड अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती है, कैटालिटिक साइट अपने आप को चेंज कर लेती है, मॉडिफाइड कर देती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, एंड एक सबस्ट्रेट आपका बटरिंग साइट में ऐड हो जाता है। मीन्स आपकी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में ये कहा गया है कि अगर सबस्ट्रेट आपका जो शेप एंड साइज़ में होगा, पर्टिकुलर एंजाइम अगर उस शेप एंड साइज़ में फिट नहीं हो रहा है, तो वो एंजाइम अपना शेप एंड साइज़ चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट, वो अपना साइज़ चेंज करेगा, उसमें फिक्स होकर नया प्रोडक्ट बनाएगा। मीन्स सपोज अगर मैं एग्जांपल बताती हूँ, बेटा ये सीरीज़ है आपकी, ये रिएक्शन की सीरीज़ है ना, ये है आपका एक, ओके, दूसरा है ये सबस्ट्रेट, तीसरा है ये सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे जो एंजाइम आएगा, तो ये एंजाइम में फिट होने के लिए मुझे कैसा चाहिए, वो ऐसा चाहिए, तो ये एंजाइम यहाँ पे आके फिट हो जाएगा इसके अंदर, तो ये शेप इसका ले लेगा। जब आगे रिएक्शन में जाएगा तो यहाँ पे मुझे शेप चेंज चाहिए, तो वो ऐसा शेप ले लेगा। आगे रिएक्शन में जाएगा तो मुझे ये ऐसा शेप चाहिए उसको फिट अप होने के लिए, तो वो ऐसा शेप ले लेगा। मीन्स सबस्ट्रेट के अनुसार एंजाइम अपना शेप चेंज करेगा। दिस वन इज एक्सप्लेन इन इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट मतलब अपने आप को चेंजेस करके उसके अंदर फिट अप हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है लॉक एंड की का ही। लॉक एंड की तरह ही बताया कि कोई भी एंजाइम आपके सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये जो बाइंड होने के बाद बनेगा वो क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये भी बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंड फाइनली वो क्या करेगा, ये 2 पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया प्रोडक्ट को। ये प्रोडक्ट बन गया 2 पार्ट में और एंजाइम आपका अलग निकल गया। ये एंजाइम है वो आपका अलग निकल गया। तो प्रोडक्ट सेम मिलता है जो लॉक एंड की थ्योरी में मिल रहा है, बट क्या हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बना रहा है। बट यहाँ पे चेंजेस बस इतना है कि एंजाइम अपने आप को अकॉर्डिंग टू द साइज एंड शेप ऑफ द सबस्ट्रेट चेंज करता है। दिस इज अबाउट इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो ये 2 थ्योरी रखी गई थी आपकी एंजाइम मैकेनिज्म और एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। बट एंजाइम एक्शन को और मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी तो रखी गई, बट कुछ नेचुरल चीज़ें ये भी आती है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है। किस कारण से कम हो जाती है, दैट वी कॉल द इनहिबिटर्स। इनहिबिट करना मतलब एंजाइम एक्टिविटी को रोकना, है ना। इनहिबिट करना मतलब एंजाइम एक्टिविटी को रोकना। तो एंजाइम एक्टिविटी को किन किन चीज़ों के द्वारा रखा जाता है, रोका जाता है, सॉरी, वो हम चीज़ें देखेंगे अभी कि क्या क्या चीज़ें हैं वो जो एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर एज ए इनहिबिटर वर्क करती है। सो एंजाइम एक्शन इनहिबिटर, इसमें 3 इनहिबिटर दिए बेटा, तीन मेथड दिए जिसके द्वारा इनहिबिशन की प्रोसेस होती है। एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, 1 बाय 1 हम देखेंगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दूसरा है आपका कोलैबोरेटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कोलैबोरेटिव दैट वी कॉल द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड एलोस्टेरिक इनहिबिटर। 3
मेथड दी है। तो व्हाट इज़ फर्स्ट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्या होता है इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ओके, ये एंजाइम है, अब इस एंजाइम के पास 2 बाइंडिंग साइट है, तो इसमें क्या जॉइंट हो सकता है, इसके पास ये जॉइंट हो सकता है जो हमारा एंजाइम है, बट हमारा जो इनहिबिटर है उसका शेप भी कुछ ऐसा ही है, हल्का सा चेंजेस है, बट ये इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, ऐसा ही शेप है इनहिबिटर का। तो क्या हो जाता है, एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है सुसाइनेट कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरेट in presence of enzyme succinyl dehydrogenase। डिहाइड्रोजनेज, सुसाइनिल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो ये एंजाइम कौन सा है, ये एंजाइम है सुसाइनिल डिहाइड्रोजनेज। ये सबस्ट्रेट है हमारा सुसाइनेट। सुसाइनेट क्या है, रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को ही हम सबस्ट्रेट बोलते हैं बेटा। ओके, तो ये रिएक्टेंट को हमें किसके साथ जोड़ना है, हमें एंजाइम के साथ जोड़ना है। कौन से एंजाइम के साथ, सुसाइनिल डिहाइड्रोजनेज, जो ऐसा शेप है। तो सुसाइनिल सबस्ट्रेट का शेप ऐसा है जो सुसाइनिल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम में टोटली फिक्स हो जाएगा, बट इसके साथ कॉम्पिटिशन करेगा मालेट एंजाइम, मालेट यस, मालेट जो है वो उसके साथ कंपटीशन करेगा, कंपटीशन क्योंकि इसका शेप भी एक जैसा है। तो ये क्या होगा, इसके साथ बाइंड होगा, और एक साइड जहाँ पे दूसरा सबस्ट्रेट बाइंड होना था किसका, सुसाइनेट का, बट यहाँ पे क्योंकि मालेट बाइंड हो गया, सुसाइनेट का होना था बट क्योंकि मालेट बाइंड हो गया, तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या बना बेटा, ये कॉम्प्लेक्स बना हमारा। ओके, ये सुसाइनेट का कॉम्प्लेक्स बना और ये इनहिबिटर है मालेट का कॉम्प्लेक्स बना। तो यहाँ पे 2 सबस्ट्रेट को, एंजाइम के पास एबिलिटी थी कि वो 2 सबस्ट्रेट को एक साथ ब्रेक डाउन कर सकता था, बट क्योंकि एक सबस्ट्रेट के ऊपर इनहिबिटर जुड़ गया, एक जगह पे इनहिबिटर जुड़ गया, तो वो एक टाइम पे एक ही सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन कर सकता है। बट ब्रेक डाउन करने के बाद तो वो आपका प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा। बट जब ये क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ओके, ESC, बट इनहिबिटर जुड़ता है तो वो अलग नहीं होता, वो परमानेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है। इनहिबिटर जुड़ता है तो वो परमानेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है। मतलब ये कितना हुआ, ये सपोज टोटल 100% है बेटा, तो यहाँ पे 100% जुड़ने के चांसेस थे, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड थी, तो जुड़ा कितना, 50% ही जुड़ा, 50% सबस्ट्रेट ही जुड़ा, 50% तो इनहिबिटर जुड़ा, है ना, इनहिबिटर जुड़ा, तो जो कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स का ये तो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये सबस्ट्रेट है, ये ब्रेक डाउन होगा तो ये रिमूव हो जाएगा, बट ये कैसा बना, ये परमानेंट बन गया 50%। तो अभी 50% ही एबिलिटी है एंजाइम के पास किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करने की, मीन्स द ability of the enzyme decreases due to the formation of permanent complex। अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर उसके साथ बाइंड हो गया तो परमानेंट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और अगर परमानेंट कॉम्प्लेक्स बनता है तो एंजाइम की 50% एक्टिविटी वहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगी, लेस हो जाएगी, क्योंकि परमानेंट कॉम्प्लेक्स आपका अलग नहीं होता। तो ये कहलाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। एग्जाम्पल है सुसाइनेट से कन्वर्ट होना है फ्यूमेरेट में, एंजाइम यूटिलाइज हुआ सुसाइनिल डिहाइड्रोजनेज। सो सेकंड वन इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नीचे का दिखाई देगा आपको, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो इसका देने का मतलब क्या है भाई, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पिट ही नहीं कर रहा है, तो इनहिबिटर कैसा हुआ, बताती हूँ इनहिबिटर कैसा हुआ। सेम अगर हम एग्जाम लेते हैं, एग्जाम्पल, अब इसके पास ये 2 सबस्ट्रेट है, और दोनों सबस्ट्रेट कैसे बाइंड होने की पॉसिबिलिटी है, दोनों सबस्ट्रेट का जो शेप है वो एंजाइम के शेप के साथ मैच कर रहा है, ये शेप इस एंजाइम के शेप के साथ मैच कर रहा है, तो ये यहाँ पे बाइंड हो सकते थे, बट क्योंकि यहाँ पे इनहिबिटर आ गया, क्योंकि यहाँ पे इनहिबिटर आ गया, तो इनहिबिटर इस साइट के साथ कंपैरिजन नहीं करता, इस साइट के साथ कंपटीशन नहीं करता, ये यहाँ पे बाइंड नहीं होगा, ये एंजाइम के कहीं और जाके बाइंड होगा। कहाँ जाके बाइंड हो जाएगा, ये एंजाइम के बैक साइड बाइंड होगा, बट बैक साइड बाइंड होने की वजह से इसने अपना शेप चेंज कर दिया, एंजाइम ने अपना नेचर बिगाड़ दिया, तो एंजाइम का जो शेप था वो आपका कुछ ऐसा हो गया। अब शेप चेंज हो गया तो ये सबस्ट्रेट जो है हमारे पास वो उसके अंदर फिक्स ही नहीं होंगे, क्योंकि उसके पास फिक्सिंग साइट ही नहीं बची। ये फिक्सिंग साइट थी, ये इसके अकॉर्डिंग बराबर फिक्स होने वाले थे, बट क्योंकि इनहिबिटर दूसरे साइड से बाइंड होगा, उसने कोई कंपटीशन नहीं की, उसके बाइंडिंग साइट के साथ कोई कंपटीशन नहीं की, बट दूसरी साइड में बाइंड होने की वजह से क्या हुआ, उसने एंजाइम का शेप चेंज कर दिया। अब एंजाइम का शेप चेंज कर दिया तो ये सबस्ट्रेट होंगे उसके अंदर फिटअप नहीं हो पाएंगे, और फिटअप नहीं होंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो एंजाइम ब्रेकडाउन प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन
फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दिस इज़ अबाउट द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिशन नहीं करते हैं एक्टिव साइट के साथ। जो एक्टिव साइट है, एक्टिव बाइंडिंग साइट, इसे एक्टिव बाइंडिंग साइट कहा जाता है, जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है। तो ये एक्टिव बाइंडिंग साइट के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं करता है, बट दूसरी साइड में बाइंड होने की वजह से एंजाइम का शेप चेंज कर देता है। सो द थर्ड वन इज द एलोस्टेरिक इनहिबिटर। थर्ड वन क्या है हमारा? एलोस्टेरिक इनहिबिटर। इनहिबिशन की थर्ड वाला पार्ट, एलोस्टेरिक इनहिबिटर। ये क्या है? एक्चुअली एलोस्टेरिक इनहिबिटर को हम इनहिबिटर नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म ये क्या होता है? इसे क्वेश्चन इस तरह का भी आता है कभी कभी, एक्सप्लेन द एंजाइमेटिक एलोस्टेरिक फीडबैक मैकेनिज्म। तो उस समय भी हम इसी का एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो क्या होता है, फीडबैक कब लेते हैं हम? किसी भी चीज़ का फीडबैक, अगर कोई चीज़ कंप्लीट हो गई तो वो चीज़ किस तरह से कंप्लीट हो गई, प्रॉपर हुई कि नहीं, उसका बारे में आपकी क्या राय है वगैरह, इन चीज़ों के लिए हम फीडबैक लेते हैं। तो हमारी बॉडी में कुछ जो सबस्ट्रेट है, कुछ जो प्रोडक्ट है, कुछ जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, अपना प्रोडक्ट कम हो गया, कुछ प्रोडक्ट जो है अगर मिनिमाइज हो जाते हैं तो वो खुद एंजाइम को बताते हैं कि आपको अपनी एक्टिविटी इंक्रीज करनी है। मींस मेरा प्रोडक्शन बॉडी के अंदर कम हो गया, तो आप एंजाइम को वो मैसेज पहुंचाएंगे कि आप अपनी एक्टिविटी इंक्रीज करें। तो इसके मैसेज के कारण एंजाइम क्या करेगा? अपनी एक्टिविटी इंक्रीज करेगा एंड पर्टिकुलर आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड आपका प्रोडक्शन होगा, पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्शन होगा। बट उसका प्रोडक्शन अब हमारी बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी में है। अब हमें हमारी बॉडी को उस पर्टिकुलर चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, पर्टिकुलर रिएक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो वो क्या करेगी? वो एंजाइम को फिर से बताएगी कि आप अपना जो मैकेनिज्म है वो स्लो डाउन करो, क्योंकि मेरा जो क्वांटिटी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बन चुकी है, मुझे और आवश्यकता नहीं है। तो वहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैसी हो गई? मिनिमाइज हो जाएगी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैसी हो जाएगी? मिनिमाइज हो जाएगी। मीन्स ये कहलाता है पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक दैट वी कॉल द एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स। प्रोडक्ट खुद अपना प्रोडक्शन को मिनिमाइज और इंक्रीज करता है। आवश्यकता होगी तो एंजाइम को मैसेज पहुंचाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। आवश्यकता नहीं होगी, आवश्यकता कम होगी तो प्रोडक्शन एंजाइम को मैसेज पहुंचाएगा या आपका प्रोडक्शन कम करेगा। तो ये भी कुछ आपकी मेथड की जाती है। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसमें? एग्जाम्पल है ग्लूकोज ATP के द्वारा ब्रेक डाउन किया जाता है तो बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और रिलीज होगा ADP, है ना। ATP का यूटिलाइजेशन करके ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये उसी का आइसोमर है, इसमें कन्वर्जन हो जाएगा। बट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की क्वांटिटी ज़्यादा क्वांटिटी में हो गई ना, तो वो खुद बता देगा, उसको निगेटिव फीडबैक बोलते हैं। वो खुद बता देगा एंजाइम को कि बस मुझे नहीं बनना है, मेरा क्वांटिटी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट क्वांटिटी में है। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी वहाँ पे कैसी हो जाएगी बेटा? लो हो जाएगी, है ना। तो दिस इज़ द एलोस्टेरिक इनहिबिटर, जिसे हम फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं, जिसे हम पॉजिटिव निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट खुद अपना प्रोडक्शन मैनेज करता है। ओके, दिस इज़ अबाउट इनहिबिटर। कौन सी की थ्योरी है जो हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, एंजाइमेटिक एक्शन को सपोर्ट करती है? दो थ्योरी है, लॉक एंड की मेथड एंड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। एंड सेकंड वन है इनहिबिटर्स। तीन मेथड है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स दैट वी आल्सो कॉल द फीडबैक मैकेनिज्म। अब द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंजाइम। एंजाइम का फंक्शनिंग भी देखेंगे हम, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंजाइम्स। एंजाइम्स के ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो एंजाइम प्रोटीन का बना है, तो प्रोटीन कैसा हो गया? डीनेचर्ड हो गया। मीन्स इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, एक्टिविटी मिनिमाइज। एंजाइम की एक्टिविटी कैसे हो गई? मिनिमाइज हो गई। इफ़ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, अगेन द एक्टिविटी इज मिनिमाइज। पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन होने के लिए हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। मीन्स ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वो आपकी रन अप करेगी। इंक्रीज हो गया तो प्रोटीन डीनेचर्ड हो गया, तब भी आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी मिनिमाइज हो जाएगी। डिक्रीज हो गया तो भी आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी मिनिमाइज हो जाएगी। सेकंड है पीएच, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच हमें पता है दो ही तरह का पीएच होता है, एसिडिक इन नेचर एंड बेसिक इन नेचर।
तो पर्टिकुलर एंजाइमेटिक एक्टिविटी को पर्टिकुलर पीएच ही चाहिए। जैसे सलाइवा है, सलाइवा के पास अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज कब वर्क करता है 6.5 to 6.8 अगर पीएच होगा तो ही वर्क करेगा, इससे कम हो गया तो भी वर्क नहीं करेगा, इससे ज़्यादा हो गया तो भी वर्क नहीं करेगा। आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इट इज़ नॉट एक्चुअली एंजाइम बट उसका पीएच है 1.5 to 1.8, यही पीएच होगा तो प्रॉपर वर्क करेगा, ये पीएच नहीं होगा तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। पेप्सिन पीएच है 7.8, ये वाला अगर पीएच होगा बेसिक इन नेचर तो आपका वर्क करेगा। मींस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए पर्टिकुलर टाइप का ही पीएच चाहिए, पर्टिकुलर टाइप का ही हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो ही उसकी एक्टिविटी प्रॉपरली रन अप होती है, अदरवाइज बायोकेमिकल रिएक्शन वहाँ पे प्रॉपरली हैंडल नहीं होती। एंड द थर्ड वन इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ये क्या होता है? सबस्ट्रेट मतलब जो रिएक्टेंट है जिसको हमें ब्रेकअप करना है। जो रिएक्टेंट है, सपोज रिएक्टेंट है 12 ग्राम और 12 ग्राम रिएक्टेंट को ब्रेकअप करने के लिए हमें 6 ग्राम एंजाइम चाहिए, बट हमारे पास एंजाइम 3 ग्राम ही है। 12 ग्राम रिएक्टेंट को ब्रेकअप करने के लिए हमें 6 ग्राम एंजाइम चाहिए, बट हमारे पास एंजाइम 3 ग्राम ही है। मतलब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? नॉर्मल की तुलना में ज़्यादा है। एंजाइम तो उतना ही है, एंजाइम 3 ग्राम ही है जो बनना था और वो हमें 6 को ब्रेक डाउन करना था, पर वहाँ पे 12 ग्राम सबस्ट्रेट आ गया तो वहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रॉपरली रन अप नहीं होगी। मीन्स सबस्ट्रेट का जितना क्वांटिटी में सबस्ट्रेट है उतने पर्टिकुलर क्वांटिटी में हमें एंजाइम भी चाहिए, तो सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द एंजाइम्स। ओके, क्लियर? यहाँ तक सब क्लियर? सो फंक्शन ऑफ द एंजाइम क्या है? एंजाइम के फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन तो यही है बेटा, टू रन द बायोकेमिकल रिएक्शन, टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल वन। बायोकेमिकल रिएक्शन को रन अप करना यही एक मेन काम है। जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है हमारी बॉडी में, जैसे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसको ब्रेक डाउन करेगा सिंपल फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा तो ग्लूकोज बनाएगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा तो अमीनो एसिड बनाएगा, फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा तो फैटी एसिड बनाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करके सिंपल सबस्ट्रेट में फॉर्म करना, ये भी एंजाइम की एक्टिविटी है। एंजाइम क्या करता है? और हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन को रन अप करता है। बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है। तो क्या एंजाइम नहीं होंगे तो एक्टिविटी नहीं होगी? हो जाएगी, बट एक्टिविटी कैसी होगी? स्लो मोशन में होगी। और ये एक्टिविटी को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज करता है, उसका रेट का जो है वो इंक्रीज करता है। इंट्रा सेलुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिविटी, सबका रेट आपका इंक्रीज करता है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा फीडबैक मैकेनिज्म, एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में हमने देखा है, इनहिबिटर के बारे में, कि वो फीडबैक मैकेनिज्म भी देता है। कितनी क्वांटिटी में बॉडी में आवश्यकता है उतना बनाएगा, क्वांटिटी फुलफिल हो गई तो वो अपना रेट मिनिमाइज करेगा। दिस इज अबाउट एंजाइम। एंजाइम का स्ट्रक्चर, एंजाइम का मैकेनिज्म, एंजाइम का फंक्शन एंड इनहिबिटरी एक्शन, ये एंजाइम का फर्स्ट पार्ट। ओके, अब यहाँ पे एक पार्ट बने एंजाइम से रिलेटेड, दैट इज़ द एंजाइम नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। वो हम अगले वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है बेटा, बहुत बड़ा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्योंकि एंजाइम एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हम उसको नाम नहीं देते, बहुत सारे स्टेप्स आते, बहुत सारे रूल्स आते, उसके अंदर पर्टिकुलर रूल को फॉलो करके अलग अलग एंजाइम्स को नाम दिए जाते हैं। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू अबाउट एंजाइम। थैंक यू एवरीवन।